हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम कृतिका पढ़ रहे थे और कृतिका में हमारा पार्ट 3 साना साना हाथ जोड़ी, इस पार्ट का ये आज लास्ट भाग है। इस वीडियो में हम इस पार्ट को समाप्त कर चुके होंगे, तो इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है। वीडियो हमारी लास्ट होगी इस चैप्टर के, और इसके बाद हमारा जो भी सिलेबस है वो फिनिश हो जाएगा। केवल और केवल हमारा राइटिंग पोर्शन बचने वाला है, लेखन कार्य, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज हम चलिए इसको फिनिश कर लेते हैं। आपने जाना था पहले वाली क्लास में कि लेखिका के पास बर्फ़ पर पहनने वाले शूज़ नहीं थे, जूते नहीं थे, और इसलिए और वहाँ पर कटाव में कोई दुकान भी नहीं थी जिससे वो खरीद सके, जूते अपने लिए खरीद सके या फिर किराए पर ले ले, रेंट पर ले ले। ऐसा उनके पास नहीं, वहाँ पे कोई दुकान नहीं थी, तो उनके पास इस तरह की सुविधा भी नहीं थी, तो इसलिए वो बर्फ़ पर ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पा रही थी। तो ये हमें जाना था। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। अब क्या था कि सभी लोग क्या कर रहे थे, दनादन फोटो खिंचवा रहे थे, ताकि उस परिदृश्य को, उस दृश्य को जिसको देखने के लिए वो अपनी जान हथेली पर लेकर, इतना रिस्क लेकर वहाँ तक गए थे, उसको वो फिर से देख पाएँ। इसलिए संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे और मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे, और संपूर्णता के उन क्षणों में उनको लग रहा था मेरा जीवन जो जिस अर्थ के लिए हुआ है वो अर्थ हमारा पूर्ण हो गया है, ऐसा उनको लग रहा था। और हिम शिखर, वो जो बर्फ़ से लदी हुई चोटियां थी, पहाड़ थे, वो उनको ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें उनके अतीत से जोड़ रहे हो, उनके बीते हुए समय से वो जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अब लेखिका को आभास होता है कि शायद ऐसी ही प्रकृति की गोद में बैठकर इतना ज्ञान ऋषि मुनियों को मिला हुआ कि उन्होंने वेदों की रचना की, और उनका जो नेचर था, उनका जो स्वभाव था, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः का हो गया, यानी कि सभी सुखी रहें, ऐसा उनका स्वभाव हो गया था। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा। बुद्ध कैसे थे? महात्मा बुद्ध की बात हो रही है। तो वो करुणा से भरे हुए थे। जब उनको दुख पहुंचा था, समाज में जो किसी की मृत्यु हुई है, कोई बूढ़ा हो गया, कोई मर गया, या फिर कुछ और इस तरह से जो उन्होंने दुख देखा, तो उसी दुख को दूर करने के लिए तो वो बुद्ध बने थे, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो अब उनको ऐसा लग रहा था कि अगर कोई बड़े से बड़ा अपराधी भी यहाँ पर आ जाए, पर्वतीय स्थल पर आ जाए, ऐसी जगह पर आ जाए, कटाव आ जाए, या ऐसे किसी स्थान पर चला जाए, तो वह भी, उसके हृदय में भी करुणा का भाव जागृत हो जाएगा, वह भी बुद्ध बन सकता है। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने इव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगासा रह गया। मिल्टन ने, ठीक है, जॉन मिल्टन ने एक अपनी कहानी लिखी थी, उसमें एक इव नाम की सुंदरी थी। उस सुंदरी को देखकर, वो इतनी सुंदर थी कि जो शैतान था उसे ठगासा देखता रह गया, यानी कि शैतान के मन में भी सुंदरता को देखकर एक बार वो अपनी जो हैवानियत होती है वो दूर हो जाती है, यानी कि उससे वो वंचित हो जाता है, और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति वह भूल जाता है। दूसरे का बुरा करने के बारे में जो सोचता रहता है हर समय, वो वृत्ति को भी भूल जाता है। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है। लेकिन मणि से वो पूछ रही थी क्या तुमने जॉन मिल्टन की वो कविता पढ़ी है जिसमें इव की सुंदरता का वर्णन है। लेकिन वो तो भाई अपनी कहीं और ही मग्न थी मणि, और वो कुछ और ही तरह से बोल रही थी। मतलब वो इतनी वहाँ पे मंत्रमुग्ध हो गई थी पर्वतों की सौंदर्य देखकर, उस बर्फ को देखकर, और उसने कहा कि ये पर्वत शिखर कैसे हैं, जल का स्तंभ है, यानी कि जल भरा हुआ एक जैसे खंबा होता है ना, वो इस तरह के उसको लग रहा था कि ये हिम शिखर जल स्तंभ है, यानी इनमें पानी ही पानी भरा हुआ है। पूरे एशिया के, है ना, और जल स्तंभ है पूरे एशिया के जल स्तंभ है, ये यहीं से इन सब पूरे एशिया को पानी प्राप्त होता है, ऐसा उसको लग रहा था। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है, तो ये ही बर्फ़ शिलाएं पिघल कर जल धारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं।
तो मणि ये कह रही थी कि देखो प्रकृति ने हमारे लिए किस तरह की व्यवस्था की है। जाड़ों में ये बर्फ़ जम जाती है, इकट्ठी होती रहती है, और गर्मियों में जब हमें बहुत प्यास लगती है, जब हमें बहुत पानी की ज़रूरत होती है, तो यही हिमशिखर, यही बर्फ़ पिघल पिघल कर हमें मीठा जल प्रदान करती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, संसार कितना सुंदर। अब उन्हें मनी मन नमन किया उस प्रकृति को, उस ईश्वर को, उस अद्भुत शक्ति को नमन किया कि जिसने हमारे लिए इस तरह की व्यवस्था की है। नदियों के द्वारा हमें जल दिया, हमें जीवित रहने के लिए ये सब जो किया प्रकृति ने, उस सब के प्रति नतमस्तक वो मन ही मन हो रही थी मणि, और उन्होंने कहा कि ये संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। पर क्या हुआ, अचानक से लेखिका उदास भी हो गई। वो कहाँ इतना असीम सौंदर्य देख रही थी और वो बड़े विभोर हो रही थी, खुश हो रही थी अंदर से, लेकिन अचानक से उन्हें जैसे बादलों का एक झोंका आ जाता है अचानक से, उसी तरह से उन्हें उन पहाड़ियों की याद आ गई कि इन पहाड़ों पर उन पहाड़ी औरतों का जीवन कितना कठिन था। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। और फिर थोड़ा और आगे बढ़े वो, और उन्होंने देखा कि फौजियों की छावनियाँ थी। इक्की दुक्की मतलब जहाँ तहाँ दूर दूर फौजियों की छावनियाँ उनको मिली। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है। अब उनको ध्यान आया कि ये तो बॉर्डर एरिया है, हम इतने ऊंचे आ गए हैं कि बॉर्डर पर आ गए। जो हिमालय के बाद चीन या फिर कुछ और शुरू होते हैं देश, वहाँ बॉर्डर पर वो आ गए थे। थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। देखो मैंने अभी बताया आपको कि चीन की सीमा थी, वो बॉर्डर एरिया पे लेखिका खड़ी थी उस समय, उससे तो इसलिए वहाँ पर सैनिकों की छावनियाँ थी। हमारे फौजी वहाँ पर रहते थे, दिन रात पहरा देते थे, और उससे आगे चीन की सीमा लगती थी। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। जिस समय लेखिका वहाँ पर पहुँची थी, लेखिका वहाँ पर उपस्थित थी, उस समय तापमान -15 डिग्री था, यानी कि बिल्कुल कड़कड़ाती ऐसी ठंड थी कि जो मनुष्य के शरीर में खून है वो तक जम जाए, इतनी ठंड थी। तो उसने पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। उसने एक फ़ौजी से पूछ लिया कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप कैसे रहते हो, और आपको तो बहुत तकलीफ़ होती होगी इतनी ठंड में रहने से। वह हंस दिया, एक उदास हंसी, और इतने में वो फ़ौजी ना उसकी बात सुनकर लेखिका की हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी बड़ी उदासी में डूबी हुई थी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। और उसने क्या जवाब दिया फौजी ने, कहा कि आप लोग, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश के लोग चैन से सो सकें, इसीलिए तो हम यहाँ पर पहरा देते हैं इतनी कड़कड़ाती ठंड में। फेरी भेटुला, यानी कि फेरी भेटुला माना क्या है, इसका मतलब फिर मिलेंगे। कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी, और जितेन वहाँ से सबको बैठाया। जितेन ने कहा कि अब चलते हैं आगे, और उसने कहा उन फौजियों से कहा कि फेरी भेटुला, यानी कि फिर से मिलेंगे, बाद में फिर मिलेंगे, और वहाँ से जीप उसने चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। अब थोड़ी दूर और वो जीप से गए, और वहाँ पे लिखा था, एक वहाँ पे फिर से एक चेतावनी लिखी हुई थी, बोर्ड लगा हुआ था, और वो उस पर क्या लिखा था, वी गिव अवर टुडे, हम अपना आज आपके कल के लिए देते हैं, आपका कल अच्छा हो सके, इसलिए हम अपना आज उस पर उसके आपके आज हम अपना अब का जीवन आपके लिए कुर्बान करते हैं, आपके लिए पहरा देते हैं। ऐसा कुछ वहाँ पर सेंटेंस लिखा था कि वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, है हम अपना आज का समय आपके कल के अच्छा होने के लिए प्रदान करते हैं। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीली इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगते थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। अब उन छावनियों को देखकर, उन फौजियों को देखकर, और वहाँ पर लिखी चेतावनी को देखकर कि वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, ये सब पढ़कर लेखिका का मन फिर पिघलने लगा। उनके अंदर दया के भाव आने लगे, है ना, दुखी वो अंदर से हो गई, और उनको ये आभास होने लगा कि हम महानगर में रहते हैं, हम शहरों में रहते हैं, और तब भी हम वहाँ पर बैसाख के महीने में, अभी क्या चल रहा है, माघ का महीना है ना, पौष था, माघ है ना, फिर जैसे बैसाख का महीना आता है
तो उसमें भी हम क्या होता है, ठंड लगती है, सुबह शाम जो ठंड होती है उसी में हम सिकुड़ने लगते हैं, ठंड ठंड हो रही है, ठंड हो रही है। अभी हमारी कितनी सर्दी हो रही है, उसी में हम कह रहे हैं अरे बहुत ठंड है, हमसे नहीं रहा जा रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन वो कहती है हमें तब भी, हम मैदानी क्षेत्रों में, शहरों में रहकर, जबकि हमारे पास सारी सुविधा होती है, तब भी हम ठंड से सिकुड़ने लगते हैं। लेकिन ये जवान पौष और माघ में, पौष महीना जो अभी बीत गया और माघ अभी चल रहा है, इन 2 महीनों में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ऐसी मौसम में वो वहाँ पर रहते हैं और उस जगह पर जहाँ इतनी ऊंचाई पर चीन की सीमा पर, मतलब सॉरी भारत की सीमा पर, जहाँ से चीन की सीमा शुरू होती है, वहाँ पर वो रहते हैं। वहाँ इतनी ठंड होती है कि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, पानी भी नहीं, कुछ नहीं बचता, सब कुछ जम जाता है, सिर्फ पेट्रोल रह जाता है जो नहीं जमता। तैनात रहते हैं, ऐसी जगह पे हमारे फौजी तैनात रहते हैं। और जिन संकरे, घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने भर से हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो जाते हैं। जिन रास्तों से हम गुजरते हैं, जिन रास्तों से गुजरते पे हम दहशत में आ जाते हैं, हमें भय लगता है कि हमारी मृत्यु ना हो जाए। अगर थोड़ा सा भी जीप खिसकी या कोई गाड़ी में जिसमें जा रहे हैं वो खिसकी तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उन्हीं रास्तों को बनाने में पता नहीं कितने लोगों ने अपने जीवन अपने समय से पहले, मियाद से पहले में, समय से पहले ही समाप्त कर लिए हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर, है ना, अब फिर से वो लायुंग लौटे वहाँ से और फिर युमथांग की ओर लौटने लगे। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था, और नेपाल से ताज़ा आया था मतलब हाल में ही वो आया था, अभी कुछ दिनों पहले ही। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया। ढेरों प्रियता के फूल प्रियता और रोडोडेंड्रन के फूल, जितेन बताने लगा। अब जब वो वहाँ से लौट कर आए, कटाव से लौट कर आए, तो उन्होंने देखा कि युमथांग में फिर से, युमथांग की घाटियों में तब वो फूल नहीं खिले थे, क्योंकि अब इतने दिन बाद थोड़ा चेंज मौसम हुआ तो प्रियता और रोडोडेंड्रन के फूल खिल चुके थे। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी है। और है ना, तो इस तरह से ये पूरी घाटी में जितेन कह रहा है इतने फूल खिल जाएंगे, ऐसा लगेगा कि फूलों की पूरा बिस्तर लगा रखा है। यह रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे। अब वहाँ की बजाय ऊपर पर्वतीय, बहुत ऊंचाई की बजाय यहाँ पर रास्ते थोड़े चौड़े थे। इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बच्चों के साथ थे। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आँख मिचोली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। तो क्या लगा जब कटाव से लौट आई, कटाव में तो चारों तरफ बर्फ़ थी, बर्फ़ के पहाड़ थे, अलग ही नज़ारा था। लेकिन जब वापस लौट कर आती है लेखिका युमथांग, तो उनको युमथांग को सूना सा लगा, है ना, कुछ उदास सा लगा, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इतनी अच्छी सुंदरता वो देख कर आ रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन को तसल्ली दी। उन्होंने कहा कि मंजिल पर पहुँचने से ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक पहुँचने का सफ़र। तो अगर आपको देखें, क्या मतलब है इस लाइन का, कि अगर आपको कहीं जाना है तो बीच जो रास्ता आप पार करते हैं, जो रोमांचक रास्ता आप पार करते हैं ना, वो मंजिल पर पहुंचना उतना वैल्यू नहीं रखता। जो रास्ते में जो चीज़ें आपके साथ होती है वो ज़्यादा वैल्यू रखती है। तो इस तरह से उन्होंने लिखा कि रोमांचक होता है मंजिल तक का, है ना, मंजिल तक का सफ़र रोमांचक ज़्यादा होता है। वो मंजिल पर पहुँचना, जिस जगह हमें जाना है, वो इतना रोमांचक नहीं होती है। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। अब उन्होंने क्या कहा, लेखिका ने पूछा, सिक्किमी युवती एक चिप्स बेच रही थी, तो उन्होंने कहा कि क्या तुम सिक्किमी हो, तुम सिक्किम की निवासी हो? उसने क्या कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ, मैं सिक्किमी नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ। क्योंकि हम भारत के लोग जिस भी राज्य में रहते हैं, कह देते हैं हम तो कहाँ के हैं, उत्तर भारत के, कहीं से, हम नेपाली हैं, हम बिहारी हैं, हम सिक्किमी हैं, है ना, हम यूपी के हैं, ऐसे हम अपनी पहचान बनाते हैं। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, ऐसे लोग बोल देते हैं। तो लेकिन उस सिक्किमी युवती ने देखो कितनी देशभक्ति उसके अंदर भरी थी। उसने कहा, नहीं, मैं सिक्किमी नहीं हूँ, मैं तो इंडियन हूँ। उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फूला फला था। अब हुआ क्या था कि स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई थी तो सिक्किम उसमें भारत में नहीं मिलाया गया था।
चीन ने उस पर अपना कब्जा कर रखा था। लेकिन अब हुआ ये कि बाद में सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। तो सिक्किम को जब पहले वो स्वतंत्र एक रजवाड़ा था, स्वतंत्र राज्य था एक, लेकिन भारत में मिलाने के बाद तभी उस सिक्किमी युवती ने कहा मैं सिक्किम की नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ। तो उसने कहा था। तो अब उसके बाद से जब भारत में सिक्किम को मिला लिया गया तो भारत सरकार ने सिक्किम की प्रोग्रेस के लिए बहुत सारे काम किए और वो बहुत फला फूला, वहाँ के टूरिस्ट भी, उद्योग भी वहाँ के बहुत फले फूले थे। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। और हर सिक्किमी भारत की आबो हवा में, भारत की भारतीयता में इतना घुल मिल गया कि ऐसा नहीं लगता लोगों को, अब लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये सिक्किम कभी भारत का अंग नहीं था, भारत का राज्य नहीं था, भारत में शामिल नहीं था, ऐसा नहीं लगता लोगों को। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। और जैसे वो जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ता आया, भागकर उनका रास्ता काट कर चला गया। तो मणि ने उस कुत्ते के बारे में बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये तो केवल सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। ऐसे कुत्ते थे वहाँ पर स्पेशल, बिल्कुल ऐसे हमारे यहाँ के कुत्तों की तरह नहीं कि कुछ भी देखा और भौं 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 शुरू कर दिया, ऐसे नहीं थे वो। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं सुनती रही। तो लेखिका आश्चर्यचकित रह गई कि ये चांदनी रात में भूंकते, वैसे नहीं भूंकते। तो इस तरह से सुनकर लेखिका तो विस्मय है ना, विस्मय और अविश्वास से उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, अब उन्होंने कहा जिस तरह से समुद्र में जब पूर्णिमा होती है ना, पूर्णमासी जिस दिन होती है, पूर्णिमा होती है, उस दिन जो समुद्र होता है उसमें ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा मीन्स लहरें बहुत ऊँची उठती हैं और फिर नीचे गिरती हैं। आपने पढ़ा होगा अपने एसएसटी में ये। तो उस तरह से कि क्या कुत्तों के अंदर भी पूर्णिमा की रात में या चांदनी रात में वो भौंकते हैं, तो उनके अंदर भी इसी तरह की भावनाएं भर जाती है क्या, ऐसी भावनाएं जगने लगती है? तो ऐसा है। उन्होंने कहा क्या ऐसा होता है क्या? मणि ने ऐसे आश्चर्यचकित होकर पूछा। फिर उन्होंने कहा खैर कोई बात नहीं, होता होगा जो भी कुछ है, ठीक है। तो उन्होंने चलो छोड़ा। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारियां देता रहा। वो है यात्रा के लौटती यात्रा में भी, जब वहाँ से कटाव से हिमालय से वापस आ रहे थे, तब भी जितेन उनको जीप में बैठा बैठा रकम की यानी कि तरह तरह की जानकारियां वो दे रहा था। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। उन्होंने क्या बताया कि मैडम यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है और उस पत्थर पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है, पैरों के, है ना। फुटप्रिंट किसे कहेंगे? फुट यानी कि पैरों के, प्रिंट है यानी कि जैसे हथेलियों का हम ऐसे अपना निशान आ जाते हैं ना, तो उस तरह से लगा देते हैं हथेलियों के निशान, तो वहाँ पैरों के निशान है। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना गुरु नानक की जो थाली थी उसमें चावल थे, वो छिटक कर थोड़े गिर गए, इसलिए यहाँ पर चावल ही चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। एक जगह और आई, लौट रहे थे जब, कि मैडम देखो इस जगह को खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। ये पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है जिसे खेदुम कहते हैं। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। और उसने क्या बताया उस जगह के बारे में कि ये देवताओं का निवास स्थल है और जो यहाँ पर गंदगी फैलाएगा वो क्या करेगा, वो मर जाएगा, ऐसा उसने कहा। उस एरिया के बारे में जैसे वापस लौट रहे थे हिमालय से, उन्होंने कहा भाई ये खेदुम नाम का एरिया है और 3-4 किलोमीटर के एरिया में ये है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। हाँ, तो ये उसने कहा कि जो यहाँ गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा, ऐसी वहाँ पे मान्यता है। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? अब उसने पूछा जितेन से कि क्या, जितेन से कहा कि तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। वहाँ पे क्या मेंटेलिटी लोगों की बना दी गई, क्या मानसिकता बना दी गई। तो जीभ, उन्होंने कहा, जब लेखिका ने पूछा कि क्या तुम नहीं फैलाते पहाड़ों पर गंदगी, तो उसने जीभ निकाली। ऐसे कोई बात अचानक सुनते हैं ऐसे करके जीभ निकाल देते हैं। अब एकदम से उसने जीभ निकाली कि बाबा नहीं, हम नहीं फैला सकते गंदगी, हम तो इन लोगों की, इन चीज़ों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की, नदियों की, झरनों की, इस सब की, प्रकृति की हम तो पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। कि हम, अगर लोगों ने ऐसा चला दिया ना, वहाँ पे एक विचार बना दिया, सब उसको फॉलो करते हैं कि अगर तुमने गंदगी फैलाई तो तुम मर जाओगे, तो डर की वजह से, मरने की वजह से कोई गंदगी नहीं फैलाता। तो देखिए भी अच्छा आइडिया है ना, अपने किसी भी चीज़ को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, गंदगी ना फैलाने के लिए, अच्छी आदतों को डेवलप करने के लिए हम उसे धर्म से जोड़ देते हैं। तो ऐसा ही वहाँ पे कुछ था।
तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, मैंने कहा। तभी लेखिका ने कहा अच्छा तभी गैंगटॉक शहर इतना सुंदर था। तो वो समझ गए कि इसलिए क्योंकि वहाँ पे गंदगी है नहीं, कुछ भी लोग गंदगी फैलाएंगे तो उनको ऐसा डर है कि वो मर जाएंगे, तो इसलिए वो वहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई थी वहाँ पर। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंगटॉक कहिए। अब उसने कहा कि गैंगटॉक मत कहिए, इंग्लिश में मत बोलिए, गैंगटॉक मत बोलिए, उसको गंगटॉक कहिए, गंगटॉक, है ना। इसका असली नाम गंगटॉक है। गंगटॉक का मतलब है पहाड़, और गंगटॉक का उसने अर्थ भी बता दिया कि गंगटॉक का अर्थ होता है मैडम पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। अब इतने में लेखिका को उसने कोई मौका ही नहीं दिया कुछ पूछने का। लेखिका का मन था कि कुछ और पूछे, गंगटॉक के बारे में पूछे, गैंगटॉक के बारे में पूछे, या फिर उस स्थान के खेदुम नामक जो स्थान, जो एरिया बताया था उसके बारे में पूछे। लेकिन वो फिर से कुछ बताने में चालू हो गया वो। मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके बाद कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। तो क्या बताया जितेंद्र ने, उनको बताया कि मैडम ये युमथांग जो है ना, ये भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था जहाँ पर आप रुके थे, जिस होटल में आप रुके थे, यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, केवल फौजी छावनियाँ थी, फौजी रहते थे जब सिक्किम भारत में नहीं मिला था। तो इसलिए अब जो भारतीय फौज के आर्मी के कप्तान थे शेखर दत्ता, उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि केवल फौजियों को रखकर इस इतनी अच्छी जगह में, है ना, फौजियों को रखकर क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ पर तब उन्होंने घाटियों के बीच रास्ते निकालकर टूरिस्ट स्पॉट इस जगह को बनाया, इस युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाया। और उन्होंने कहा देखिए अभी भी रास्ते बन ही रहे हैं, अभी पूरी तरह से ये युमथांग डेवलप नहीं हुआ है टूरिस्ट स्पॉट के रूप में, लेकिन अभी भी इसका डेवलपमेंट चल ही रहा है। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है, मन ही मन में कहती हूँ। जीप आगे बढ़ने लगती है और लेखिका कहती हैं कि हाँ, रास्ते तो अभी बन ही रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज बाकी है। अब जब नए नए रास्ते बनेंगे तो उन रास्तों से होकर उस युमथांग, उस पहाड़ी पर, उस पहाड़ी स्थान पर नए नए तरह के रास्ते मिलेंगे, नई नई जगह मिलेंगी, रास्ते डेवलप होते रहेंगे और नई नई तरह की जगह मिलेंगी। तो उन पर भी जगह जगह, जैसे कहते हैं ना, आप किसी एरिया में जाओगे वहाँ पे एक ही चीज़ नहीं होती देखने की, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसी तरह से लेखिका कहती है कि हाँ, अभी तो नए नए स्थानों की खोज अभी बाकी है, क्योंकि बहुत सारा सौंदर्य इन पहाड़ों में भरा पड़ा है। तो आज के लिए इतना ही, पाठ समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम अपने लेखन कार्य के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू।